गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट आवर फोर्थ लेक्चर। पहले हम लोग होमवर्क डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। टुडेज डेट इज 23rd June। लेट्स गो अहेड। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपको जहां भी डाउट होगा, यू जस्ट रेज योर हैंड्स एंड पुट, यू कैन आल्सो पुट क्वेश्चन नंबर ऑन चैट। क्वेश्चन 1 2 3 में किसी को डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में नहीं है, पर मैं आई थिंक आई विल टेक वन मोर लेक्चर। आज बहुत ज्यादा आज खत्म नहीं करेंगे, एक लेक्चर और लेंगे, ठीक है? अगले दिन डिस्कशन होगा तो उसमें एक और हाफ लेक्चर हमारा क्लास में जाएगा, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 2 3 किसी को भी डाउट है क्या? जस्ट रेज योर हैंड्स गाइस, जस्ट रेज योर हैंड्स इफ एनी डाउट इन 1 2 3। ओके, गो अहेड। 4 5 6 4 5 4 5 6 एनीवन इन क्वेश्चन नंबर 4 5 6? उत्कर्ष हैज रेज्ड हिज हैंड। क्वेश्चन नंबर पे बताना। थर्ड में डाउट है। पीयूष, थर्ड में आप कंफ्यूज कर गए। वो स्मूथ सरफेस एग्जैक्ट स्मूथ तो नहीं होता, बट जिसको आप जो ऑलमोस्ट जिसमें कम फ्रिक्शन हो। स्मूथ का मतलब ऐसा बोल रहा है जिसमें फ्रिक्शन कम हो। आप इसको इस तरीके से मत नहीं कि कोई आइडियली स्मूथ तो होता नहीं है, वो तो नहीं होता। हमने बोला था कि हर सरफेस में थोड़ा ना थोड़ा फ्रिक्शन होगा ही होगा, ठीक है? उत्कर्ष ने क्वेश्चन 4 पूछा है, नेम 3 फैक्टर्स ऑन विच मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स। बोलिए, बताया था क्या 3 फैक्टर जिसमें फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है? पहला रफनेस, ऑफ सरफेस, दूसरा कांटेक्ट फोर्स, दूसरा कांटेक्ट फोर्स, और तीसरा लिख सकते हैं, दो तो बहुत क्लियर था, तीसरा आप लिख सकते हैं कांटेक्ट सरफेस। कांटेक्ट सरफेस भी होना चाहिए। कैसा कांटेक्ट है? क्लियर है? कांटेक्ट सरफेस भी होगा। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट को मेनली कांटेक्ट फोर्स लिखते हैं। कांटेक्ट फोर्स की जगह मैंने बताया था ना नॉर्मल के बारे में, तो इसको आप वेट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इज इट क्लियर उत्कर्ष? हो जाएगा। कांटेक्ट फोर्स को हम लोग वेट भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 6 में किसी को डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। शेप ऑफ बॉडी इज नॉट इंपॉर्टेंट, उससे बेटर कांटेक्ट सरफेस होगा। बॉडी का ऊपर में क्या कोई भी शेप हो, कांटेक्ट कैसा हो रहा है इस पे डिपेंड करेगा। 5 6 आगे बढ़ रहा हूं मैं, 5 6 में आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, अने नॉर्मल फोर्स को ही लिख दिया है कांटेक्ट फोर्स, उसी को लिख दिया है वेट। पता था ना कि जनरली कांटेक्ट फोर्स क्या होता था? वेट के इक्वल होता था। उसके 3 एग्जांपल नहीं लिख सकते ना? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8? ओके, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 9 10, क्वेश्चन नंबर 9 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इजी है, इसमें कुछ खास नहीं है। स्प्रिंग बैलेंस का जो बेसिक यूज होता है ना, वो वेट मेजर करने के लिए होता है। वो क्या होता है? वेट मेजर करने के लिए होता है। वेट मेजर करने से हम लोग मास भी मेजर कर सकते हैं, और मास निकल गया तो हम लोग डेंसिटी भी मेजर कर सकते हैं। बट स्प्रिंग बैलेंस का सही जो आंसर होगा वो होता है वेट, वो होता है वेट। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिल्कुल गलत है, स्पीड बिल्कुल नहीं। फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ये कहना भी नहीं, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। अच्छा समझो, एक मान लो एक बॉडी को हैंग कर दोगे, बॉडी को अगर हैंग करोगे तो सिर्फ उस पे एक ही फोर्स तो लग रहा है। फोर्स क्या लग रहा है उस पे? वेट। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या करेगा? उस फोर्स को मेजर करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज मेजरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो ये क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्स को मेजर कर रहा है। हाँ, लेकिन बेसिक ये सिर्फ फोर्स में भी सिर्फ वेक्टर, सिर्फ वेट को मेजर कर सकता है, सबको मेजर नहीं कर सकता ये। इज इट क्लियर? स्प्रिंग बैलेंस इज अ वेट मेजरिंग डिवाइस, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2,
क्वेश्चन नंबर 1 and 2, क्वेश्चन नंबर 1 and 2 अनुपम ने पूछा है 2, देखते हैं। रॉब इज पुशिंग हैवी, उत्कर्ष मैं 2 बता रहा हूं, रियान 2 बता रहा हूं, 1 आई जस्ट होप 1 किसी ने नहीं बोला अभी तक, मैं 2 बता रहा हूं। रॉब इज पुशिंग अ हैवी कार केप्ट ऑन द रोड, ठीक है। Finding it a little difficult, he turns the car to place vertically. Will he need to do less effort now? ठीक है, फाइन। देखो क्या होगा, क्या होगा कि इसने क्या किया है कि कार पहले ऐसे था, कार पहले ऐसे था और अब कार को ऐसे रख दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि क्या कांटेक्ट फोर्स चेंज हुआ है क्या? आप बताओ, कांटेक्ट फोर्स अभी भी जो वेट लग रहा था, क्या वेट वही है क्या अभी भी? बोलिए, जो कांटेक्ट फोर्स था वो चेंज हुआ है क्या? तो फ्रिक्शन फोर्स में क्यों चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा, फ्रिक्शन फोर्स विल रिमेन सेम। बोलिए, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको लेस एफर्ट नहीं चाहिए, उसको ऑलमोस्ट उसको इक्वल एफर्ट चाहिए होगा मूव करने के लिए, क्योंकि मेरा कांटेक्ट फोर्स चेंज नहीं हो रहा है। इज दिस क्लियर? इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 and 5। कौशिक ने 4 रेज किया, कौशिक 4 या 5? अच्छा, 4 और 5 दोनों लोगों को डाउट है, देखते हैं। When a pencil is released from a certain point on an inclined wooden board, it travels 35 centimeters on the floor A and it comes to rest. When the same pencil is released from same point on an inclined board, it travels a distance 20 centimeters on floor B and comes to rest. ठीक है? Which floor A or B offers greater friction? आप मुझे बताओ, 4th क्वेश्चन में कौन जल्दी रोक रहा है? मुझे सिंपल बताओ, कौन सा फ्लोर जल्दी रोक रहा है? पहला वाला 35 सेंटीमीटर पे रोक रहा है, दूसरा वाला 20 सेंटीमीटर पे रोक रहा है। तो जो जल्दी रोक रहा है, ठीक है, जो जल्दी रोकेगा वो क्या करेगा, उसमें फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बी विल ऑफर हायर फ्रिक्शन देन ए। शशांक, आप कह रहे हो ए, शशांक ए जल्दी रोक रहा है क्या? बी जल्दी रुका है ना, तो क्या बी वाले में नहीं कह सकते कि बी ऑफर्स हायर रेजिस्टेंस, हायर हिंड्रेंस या हायर फ्रिक्शन? बी में फ्रिक्शन ज्यादा होगा और ए में फ्रिक्शन कम होगा। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 देख रहा हूं, आई थिंक 4 सबको क्लियर है। हाउ डू यू नो देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन ए सॉ कट्स थ्रू द वुड? ये बताइए, कोई बता सकता है क्या क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर? क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सही है, पीयूष ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि जब हम लोग लकड़ी को इवन आयरन को भी अगर हम कट करते हैं किसी सॉ से, कटिंग मशीन से, तो हम देखते हैं कि सम हीट इज जनरेटेड, वो गर्म हो जाता है। कभी मेटल को तो कट करने के लिए हमको लिक्विड की भी जरूरत पड़ती है, मेटल को कट करने के लिए हमको उसके ऊपर कोई फ्लूइड डालना पड़ता है ताकि वो ठंडा कर दे उसको कूलेंट, मैंने लास्ट क्लास में एक वर्ड यूज किया था, कूलेंट। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वी कैन बाय द हीटिंग वी कैन जज दैट देयर इज अ फ्रिक्शन व्हेन अ सॉ मूव्स कट्स इनटू द वुड। इज इट क्लियर क्या? वेरी गुड पीयूष। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 7 and 8, क्वेश्चन नंबर 7 and 8, एवरीवन? कोई नहीं? पूर्णिमा ने क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, पूर्णिमा देखते हैं। 4 similar cars having same mass moving on the same road on their brakes are applied on the same time. A car moves to a stop after covering a distance 5, 5.5, 4.8, 5.2 meter. The friction between brake pads and the disc is maximum. देखो,
जहां फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा गाड़ी वहां पे सबसे जल्दी रुकेगा। तो गाड़ी सबसे जल्दी किस में रुक रहा है? क्या गाड़ी सबसे जल्दी 4.8 मीटर में रुक रहा है क्या? तो क्या कह सकते हैं कि फ्रिक्शन बिटवीन ब्रेक पैड्स एंड डिस्क इज मैक्सिमम व्हेन इट स्टॉप्स एट क्लोजर डिस्टेंस 4.8 मीटर। इज इट क्लियर क्या? हायर द फ्रिक्शन, जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतनी जल्दी ही गाड़ी रुकेगी। इज इट क्लियर क्या? क्वेश्चन नंबर 7 बताता हूं। 8 क्लियर क्या पूर्णिमा? 8 शशांक, इज इट क्लियर? शशांक, शशांक, इज क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर? शशांक, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। क्वेश्चन नंबर 8 आपका डाउट था शशांक। मैं 7 तब तक बता रहा हूं। Which of the following will produce maximum friction? Rubbing sandpaper on velvet paper, sandpaper on aluminium frame, rubbing sandpaper on glass tabletop, और rubbing sandpaper on sandpaper। बोलिए कहां पे होगा सबसे ज्यादा फ्रिक्शन? शशांक रिपीट। शशांक, मैंने सिंपल वर्ड्स में बोला कि जहां पे ब्रेक अप्लाई करने पे गाड़ी जल्दी रुक जाएगी उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा। क्लियर है? जहां पे जल्दी रुक जाएगा वहां पे फ्रिक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। जल्दी कहां कौन रुक रहा है? जल्दी किसमें रुक रहा है? 4.8 मीटर। इज इट क्लियर शशांक? जहां पे जल्दी रुक रहा है मतलब फ्रिक्शन क्या था? ज्यादा था। 7th का आंसर होगा रबिंग सैंड पेपर ऑन सैंड पेपर। देखो सैंड पेपर के पास बहुत हाई फ्रिक्शन होता है, ठीक बात है। अब सैंड पेपर को अगर सैंड पेपर से रगड़ेंगे दोनों के पास बहुत हाई फ्रिक्शन होगा। इज इट क्लियर क्या? जब दोनों के पास बहुत हाई फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा? हम कह सकते हैं कि विच विल हैव मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स? रबिंग सैंड पेपर ऑन सैंड पेपर। वेलवेट पेपर भी स्मूथ होता है बहुत, एल्यूमिनियम फ्रेम बहुत ज्यादा ये फ्रिक्शन नहीं होता इसमें, ग्लास टेबल टॉप तो बिल्कुल कम फ्रिक्शन होता है। क्या ऑप्शन बचता है? सिर्फ डी। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। किसी को डाउट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट है, देखते हैं। अ बॉक्स इज केप्ट ऑन अ स्मूथ टेबल। सत्यम 11 मैं बता रहा हूं, सत्यम 11 बता रहा हूं, ठीक है। आदित्य इज सेइंग 24, हाउ ही हैज रिटन ऑन चैट। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। he has used more options शायद। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अ बॉक्स इज केप्ट ऑन अ टेबल एज शोन इन द फिगर 1 above, ठीक है। इट इज पुल्ड विद अ सर्टेन फोर्स, ठीक। After some time the same box is kept on the same table in different way and pulled with same force, in which case friction will be more and why। बताइए क्या होगा 11th में? मैं कह रहा हूं सेम बॉक्स है, मैं कह रहा हूं कि सेम बॉक्स है, तो क्या सेम कांटेक्ट फोर्स नहीं होगा क्या? आप बताइए, क्या कांटेक्ट फोर्स बिल्कुल सेम नहीं होगा क्या? Box is kept on the table in figure 1, it is pulled with certain force after some time same box is kept on same table in different way and pulled with the same force, in which case friction will be more and why। मैं कह रहा हूं क्या ये कार वाला एग्जांपल नहीं होगा? क्या ये वो कार वाला एग्जांपल नहीं होगा? मैं आपने बोला ना फिगर 2, मैं कह रहा हूं दोनों में तो कांटेक्ट फोर्स सेम ही है ना, दोनों में कांटेक्ट फोर्स तो सेम ही है। तो कांटेक्ट फोर्स का मैंने बताया था ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांटेक्ट फोर्स, तो कांटेक्ट फोर्स सेम होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा? सेम। इज इट क्लियर क्या? अने इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 में मैं कह रहा हूं दोनों में वेट सेम होगा, तो दोनों में कांटेक्ट फोर्स यानी जो हम नॉर्मल की बात किए थे, याद करिए नॉर्मल पढ़ाया था, नॉर्मल, तो नॉर्मल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? वेट। तो नॉर्मल भी दोनों में सेम होगा, कांटेक्ट फोर्स सेम है तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है क्या? अने एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, कांटेक्ट सरफेस की टाइप पे डिपेंड करता है। कांटेक्ट सरफेस अगर स्फेरिकल होगा
तो फ्रिक्शन कम लगेगा, प्लेनर होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, लेकिन कितना एरिया कांटेक्ट हो रहा है इस पे डिपेंड नहीं करता है सर। याद रखिएगा, कांटेक्ट एरिया पे फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड नहीं करता है। वाटर में याद रखिएगा, लिक्विड में जो फ्रिक्शन लगता है वो डिपेंड करता है कांटेक्ट एरिया पे। इज इट क्लियर? उत्कर्ष ने हैंड रेज किया। उत्कर्ष, गो अहेड। सर क्वेश्चन नंबर 9 एक बार समझा दीजिएगा, मेरा नेटवर्क चला गया था। ओके, 11 हो गया, मैं जल्दी से 9 पे जा रहा हूं। सर स्किड का मीनिंग क्या होता है? फिसलना, फिसलना। हाँ ओके सर, ओके सर, समझ में आ गया। ठीक है, ये तो ये 2 कार वाला था, ये 2 गाड़ी वाला क्वेश्चन देता हूं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, आप बताइए इसमें क्या होगा? क्या इसमें फ्रिक्शन फोर्स चेंज होगा? मैं बोल रहा हूं ये बिल्कुल 11th में सेम होगा, 11th में दोनों में सेम फ्रिक्शन लगेगा। 12th में पूछ रहा हूं उसी लॉजिक पे जो 11th का है, बताइए। अच्छा नैतिक, आपने बोला कोई चेंज नहीं होगा। नैतिक, मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए नैतिक, अब पहले मान लीजिए 1 kg का वेट लग रहा था, क्या अब 2 kg का वेट नहीं लगेगा? क्या मेरा कांटेक्ट फोर्स बढ़ नहीं जाएगा? क्या मेरा नॉर्मल फोर्स इंक्रीज नहीं कर जाएगा? क्या बोलिए, आप खुद सोचिए कि क्या अब मेरा कांटेक्ट फोर्स इंक्रीज नहीं कर जाएगा क्या एक और ऊपर 1 kg रखने पे? तो कांटेक्ट फोर्स अगर बढ़ेगा तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बोलिए, क्या हम कह सकते हैं कि हमारा फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा? एवरीवन, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। 11 12 एक टाइप का था। क्वेश्चन नंबर 13 14 डाउट इन बोथ। 13 क्वेश्चन स्टेटमेंट है, देखो क्या कहता है कि रेस्ट इज अ नेचुरल स्टेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहता है, एंड अ कंटिन्यूअस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट इन मूवमेंट कंटिन्यूअसली। ठीक है, बिल्कुल सही। मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई बॉडी पे आप हल्का पुश लगा के छोड़ दो तो क्या वो बॉडी मूव करता रहेगा? क्या बोलिए, क्या आप एक बॉडी पे हल्का सा पुश लगा के छोड़ दो तो क्या वो बॉडी मूव करता रहेगा? क्या होगा उसमें? क्या वो फ्रिक्शन की वजह से रुक नहीं जाएगा? क्या वो फ्रिक्शन की वजह से आगे जाके स्टॉप नहीं कर जाएगा? क्या बोलिए, इसीलिए एक बॉडी को मूव कराना है तो हमें कंटिन्यूअस फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। पहला पॉइंट है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल हैपन इफ यू थ्रो अ स्टोन इन आउटर स्पेस? देखो, आउटर स्पेस में ना एटमॉस्फेयर नहीं होता है। अच्छा, एटमॉस्फेयर नहीं होता है तो उसके वजह से कोई फ्रिक्शन भी नहीं होगा। बोलिए, फ्रिक्शन नहीं होगा तो बॉडी को अगर आपने थ्रो कर दिया तो बॉडी उसी स्पीड से चलता रहेगा, देयर विल बी नो चेंज। इज इट क्लियर? क्या मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको पता है क्या, कुछ दिन पहले इंडिया ने एक मिसाइल लॉन्च किया था, एंटी सैटेलाइट बैलिस्टिक मिसाइल, जो सैटेलाइट को भी गिरा सकता है। ठीक है, तो क्या होता है कि सैटेलाइट क्या कहां पे होता है? एटमॉस्फेयर के बाहर होता है। तो इंडिया ने क्या किया, एक सैटेलाइट को मिसाइल से मार दिया। अपना ही सैटेलाइट, डमी सैटेलाइट था, उसने मार दिया। लेकिन फर्क ये होता है कि अगर मेरे एटमॉस्फेयर में अगर उसको हिट करता तो वो आराम से अर्थ पे फॉल कर गया है। लेकिन क्योंकि वो स्पेस में अगर बम फोड़ा गया तो उसके वजह से जो डेब्रिस हुआ, यानी जो उसका पार्ट पुर्जे जो अलग हुए, वो अब हमेशा एटमॉस्फेयर में रहेंगे और वो किसी दिन किसी भी स्पेस स्टेशन या किसी से भी टकरा के उसको बर्बाद कर सकता है, क्योंकि बहुत हाई स्पीड से वो एटमॉस्फेयर में क्या करेगा? घूमता रहेगा। क्या बात समझ में आई? क्या आउटर स्टोन में क्या होगा और इनर एटमॉस्फेयर में क्या होगा? इनर एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन उसको स्लो डाउन कर देगा, लेकिन आउटर एटमॉस्फेयर में उसकी स्पीड कभी भी डिक्रीज नहीं होगी, कोई उसको स्लो डाउन नहीं करेगा। इसीलिए जो एंटी सैटेलाइट बैलिस्टिक मिसाइल है इज मोर हार्मफुल देन अ न्यूक्लियर वेपन। अब मैंने बोला सर वो सैटेलाइट डेंजरस होगा, बिल्कुल,
सैटेलाइट जो जिसको इंडिया ने मार के गिराया है, वो उसके जब टुकड़े हैं वो आज किसी को भी किसी भी दूसरे देश के सैटेलाइट को गिरा सकते हैं। उत्कर्ष बोलिए, अनम्यूट कर। सर आपने जो बोला किसी भी दूसरे देश के सैटेलाइट को मार देंगे, तो सर जब वो मारेंगे तो उसके बाद वो स्लो डाउन होगी तब भी उसी स्पीड से? मान लो सैटेलाइट को हमने ब्लास्ट किया, हमने मिसाइल लगाया और मिसाइल से ब्लास्ट कर दिया उसको, तो उसके पार्ट्स निकले होंगे, तो टूट गया ना वो तो सैटेलाइट। यस सर। सैटेलाइट टूट गया, अब वो सैटेलाइट वो आराम से स्पेस में घूमता रहेगा बहुत हाई स्पीड से, ठीक है। मान लीजिए कोई दूसरा स्पेसशिप जा रहा है, अच्छा वो टुकड़ा वो बहुत बड़ा तो होगा नहीं, छोटा होगा। स्पेसशिप जा रहा है, कहीं भी अगर उस हाई स्पीड से उसको टकराएगा तो क्या करेगा, वो उसको होल कर सकता है और होल करके उसको वहीं पे खत्म कर सकता है। क्लियर है क्या? स्पेसशिप्स में जनरली कुछ भी खराबी आएगी तो कभी स्पेसशिप वहां पे बर्बाद नहीं होगा जनरली, हल्की फुल्की खराबी आएगी तो वो जब 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 सरफेस पे लॉन्च करेगा जब, तब उसको दिक्कत आएगी लैंड करने में, और वो लैंड जैसे नहीं कल्पना चावला करेगा। के साथ हुआ। कल्पना चावला कोलंबिया में उन्होंने ट्रेवल किया था, तो वहां भी यही हुआ था कि स्पेसशिप्स के डैमेज तब ज्यादा आपको दिखेंगे जब वो लैंड करेगा। क्लियर है? अभी ने कहा है स्पेस में फ्रिक्शन है नहीं होगा, बिल्कुल सही, यही मेन पॉइंट मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है सबको? क्या ये फ्रिक्शन का फंडा क्लियर है? स्पेसशिप वाला, स्पेस में फ्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं जल्दी से एक बार रिकॉल करा देता हूँ, ये आपके कॉपी में लिखा हुआ होगा। आई डोंट वांट टू गिव मच टाइम टू दिस, ठीक है। अने डाउट है? बोलिए। अने अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलिए। सर तो ये जो आपने बताया कि ये कंटिन्यूअसली मूव करेगा, तो ये 13 नंबर के स्टेटमेंट के अगेंस्ट ये स्टेटमेंट नहीं है कि हर बोल सकते हो क्या फिर से? सर ये 13 नंबर के स्टेटमेंट के अगेंस्ट ये स्टेटमेंट नहीं है कि ये हर ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहना चाहता है। सर एक बार इसे थ्रो कर दिए तो इसके लिए तो कोई कंटिन्यूअस फोर्स नहीं अप्लाई करना पड़ेगा। देखो, रेस्ट इज अ नेचुरल स्टेट ऑफ मोशन, ठीक बात है। कोई बॉडी जो मोशन में है वो रेस्ट में आना चाहता है, अगर उसको कोई अपोजिंग फोर्स मिलेगा तो वो रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन अगर उसको फोर्स मिलेगा ही नहीं अपोजिंग, तो रेस्ट में कैसे आएगा? इवन इफ इट डिजायर्स टू, ही कांट कम। यस सर। आप कह रहे हो कि वो रेस्ट में आना चाहता है, मैं कह रहा हूं वो आ नहीं सकता है। फर्क है ना, बिकॉज उसके पास कोई अपोजिट फोर्स फ्रिक्शन है ही नहीं। अगर वो स्पेस के अंदर होता, एटमॉस्फेयर में होता, तो कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाता। बिल्कुल नहीं उत्कर्ष। देखो, अब मान लो उत्कर्ष ने एक सवाल रेस किया जो थोड़ा साइंस से रिलेटेड है, कि मान लीजिए सर जो एक वो बॉडी पार्ट टूटा हुआ है, मान लीजिए किसी से वो टकराएगा जब, तो फिर टकराने के बाद होल करके उसी स्पीड से चलता रहेगा? नहीं ना, कुछ तो रुकावट आई ना। जिस बॉडी से वो कोलाइड किया उसने उसको रोकने की कोशिश तो करेगा ना वो उत्कर्ष। वो स्लो डाउन हो जाएगा, वो फॉल्टर कर सकता है, वो कम स्पीड से मूव कर सकता है, काफी सिचुएशंस पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है। कोई बॉडी को अगर मूव करना है, अगर कोई बॉडी को मूव करना है इन प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, समझिए, इन प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन कोई बॉडी को अगर मूव करना है तो हमको उस पर कॉन्टिन्यूअसली फोर्स लगाना पड़ेगा। अदरवाइज उस पर एक फोर्स लग रहा है, कौन सा? फ्रिक्शन, जो उसको स्लो डाउन कर देगा। क्लियर है? अने इज इट क्लियर? बोलिए। तो सर तो ऐसा स्टेटमेंट कहीं क्वेश्चन में दिया है क्या कि फ्रिक्शन के प्रेजेंस में ही अगर करना है तो? ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्पेस को लेके नहीं दिया है, ये हमारे जनरल ग्राउंड में, अर्थ के हेमिस्फीयर। मान लीजिए, मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए कि कोई टेबल पे बॉडी को आपने फोर्स लगा के छोड़ दिया, तो क्या वो उसी स्पीड से मूव करता रहेगा क्या? नो सर, इट विल स्टॉप। क्यों नहीं मूव किया? कौन रोका उसको? फ्रिक्शन। तो बेसिकली अगर फ्रिक्शन लेस इन्वायरमेंट हो, तब मैं ये मान सकता हूं कि बॉडी क्या होगा, बॉडी को जरूरी नहीं है हमें कॉन्टिन्यूअस फोर्स लगाने की। कि अगर हमारा सरफेस रफ है तो हमको बॉडी पे कॉन्टिन्यूअस फोर्स लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज बॉडी मूव नहीं कर सकता। क्लियर है क्या? ओके, थैंक यू। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक। लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हमें फ्रिक्शन जो होता है वो एविल की तरह भी काम करता है और सपोर्टिव भी काम करता है। तो फ्रिक्शन के हमने क्या देखे थे कि पहले देखा था हमने कि फ्रिक्शन कहाँ ज्यादा चाहिए होता है, इंक्रीज इन फ्रिक्शन। तो मैंने बोला था कि वायर्स की ट्रेडिंग में हम ट्रेडिंग चाहिए होती है,
ताकि वायर सॉरी टायर्स की ट्रेडिंग चाहिए होती है ताकि टायर ग्रिप बना सके, क्लियर है। शूज के जो शोल्स होते हैं वो फ्लैट होने चाहिए लूज लैंड पे, अदरवाइज वो मूव नहीं कर पाएगा। हील वाले शू पहन के अगर हम लोग डेजर्ट में चलेंगे तो कभी नहीं चल सकते। अगला मैंने बोला था जेवलिन थ्रोअर जो होता है वो क्या करता है, वो हाथ में वो रब कर लेता है वो पाम में, ताकि जेवलिन पे बेटर ग्रिप बना सके। अगला मैंने कबड्डी प्लेयर का एग्जांपल दिया था, कबड्डी प्लेयर भी क्या करते हैं, हाथों में मिट्टी लगा के रखते हैं ताकि जब वो होल्ड करे तो पसीने से उसका हाथ फिसले नहीं, क्लियर। ये बेसिकली हमको रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन थी, मैंने लिखवा रखा है आपको, ठीक है। हम इसको एक अलग तरीके से भी थोड़ी देर में पढ़ेंगे अभी। अगला है डिक्रीज इन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में डिक्रीज। तो हमने इसके लिए बात किया था कि इंजन्स में क्या होती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है, रेगुलर रबिंग बिटवीन द टू मशीन पार्ट्स, ठीक है। हम लोग कई जगह ल्यूब्रिकेंट्स यूज करते हैं, हर जगह मशीन्स में हम लोग क्या करते हैं, डोर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हिंजेस में क्या करते हैं, ऑयल ड्रॉप्स पुट कर लेते हैं। ये लिखा नहीं था क्या? कोई बात नहीं, मैं आगे लिखना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अगले स्लाइड में लिखवा दूंगा। इफ यू हैव नॉट रिटन दिस आई विल लेट यू राइट इन अदर फॉर्म, ठीक है। कैरम खेलते वक्त हम लोग क्या करते हैं, कैरम खेलते वक्त हम लोग पाउडर स्प्रिंकल कर देते हैं, ठीक है। पाउडर स्प्रिंकल कर देते हैं, इससे क्या होता है, हमको पाउडर स्प्रिंकल कर देने से क्या होता है कि वो स्मूथ हो जाता है, ठीक है। पाउडर स्प्रिंकल करने से हमको क्या कर जाता है, हम लोग स्मूथ होता है, फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्लियर है। ये नहीं लिखे थे, जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो, एवरीवन नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। आई थिंक इंक्रीज इन फ्रिक्शन, मुझे भी लग रहा था इंक्रीज इन फ्रिक्शन तो लिखा था, डिक्रीज इन फ्रिक्शन नहीं लिखा था, ठीक है। ये इस पे टॉपिक पे कई तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमारा मकसद हर तरीके से रिप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है बच्चों। गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम, जस्ट नोट इट डाउन, हम लोग समझेंगे और लिखेंगे। शशांक, आज का हमारा टॉपिक है, हम आएंगे सर। पाउडर से तो इंटरलॉकिंग बढ़ जाना चाहिए, तो फिर वो क्या होता है, स्मूथ पाउडर होता है। नहीं नैन, ये फ्रिक्शन कैसे कम करता है इस पे मैं आज बात करूंगा। कैसे कैसे फ्रिक्शन क्या हेल्प करता है, कैसे कैसे ल्यूब्रिकेशन या पाउडर्स हमारे फ्रिक्शन को कम करने में हेल्प करते हैं, इस पे हम बात करेंगे आज, ठीक है। जस्ट 2 स्लाइड के बाद ही आएगा। शशांक, जो आपने सवाल पूछा, ल्यूब्रिकेंट बेसिकली लिक्विड को कहते हैं और ल्यूब्रिकेशन प्रोसेस को कहते हैं, लिक्विड के उस ल्यूब्रिकेंट को डालने के प्रोसेस को कहते हैं ल्यूब्रिकेशन, क्लियर है। चलिए जल्दी नोट इट डाउन, देन मैं आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझाऊंगा। उत्कर्ष बोलिए। सर जब हम लोग ये अपने लुब्रिकेशन के बारे में कहा, तो लुब्रिकेशन जब कोई भी मान लीजिए कोई आयरन का गेट है, वो मतलब ऐसे बहुत दिन से चल रहा है, तो सर जब वो लुब्रिकेशन बहुत दिन से उसमें नहीं हुआ, तो सर वो जब खोलने पे चाहे बंद करने पे वो तो सवाल आपका अनडिजायरेबल साउंड। कि ल्यूब्रिकेशन से क्या होता है, कैसे? आपका सवाल ये ना उत्कर्ष की ल्यूब्रिकेशन से फ्रिक्शन कैसे डिक्रीज करता है। यस सर। हम आएंगे टॉपिक, हमारा टॉपिक है आज का, ठीक है। हम थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, ये टॉपिक है हमारा। यही सवाल पूछा था शशांक ने भी, मैं बताऊंगा। कि फ्रिक्शन कैसे हमारे लिए जरूरत है और कैसे हमारे लिए हार्मफुल है, ये दोनों सवाल पे बेस, बहुत सवाल हमारे पास आते हैं। हमें याद रखना पड़ेगा कैसे हम इसको समझें, ठीक है। शायद बिल्कुल सही, ऑयल्स ग्रीस यूज करते हैं हम लोग, मोबिल यूज करते हैं गाड़ियों में, ये मैंने समझाया था लास्ट क्लास में, लिख नहीं पाए आप लगता है लास्ट क्लास। दरवाजा कभी कभी आवाज करने लगता है फ्रिक्शन की वजह से, तो उसमें भी हम लोग ऑयल डाल देते हैं। साइकिल चेन, बिल्कुल साइकिल चेन भी एक एग्जांपल है।
जल्दी लिख लो तो सही, यस। इफ रिटन देन श्योरली से यस, ये हो गया है। वेरी गुड श्रेया। श्रेया हैज रिटन। बाकी लोग ओके अमृत, आई एम जस्ट वेटिंग। अमृत लेट आए हो, क्लास में आए तुम। अमृत दीर्घ की बात कर रहा था सागर, अमृत सागर आपके बारे में नहीं। ही वॉज लेट। चलिए, तो लिख लिया होगा। लास्ट 1 मिनट। मैं आपको इसको अलग तरीके से दोबारा समझाऊंगा तो आपको और भी फायदा होगा। फिर आप ल्यूब्रिकेशन की बात करो, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। चलिए थोड़ा आगे बढ़ा जाए। चलो, अब मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं फ्रिक्शन के एडवांटेजेस और फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस, और आप बड़े आराम से ये चीज समझ सकते हो। अब ये एक तरीके का कंक्लूजन है जो अभी तक हम पढ़े हैं। क्लियर है? व्हाई डू वी नीड टू इंक्रीज फ्रिक्शन, व्हाई डू वी नीड टू डिक्रीज फ्रिक्शन, समझ चुके हैं। अब सिंपल, हमारे पास सिंपल सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। एक एक करके, कहीं कोई कंफ्यूजन होगा बात करेंगे। पहला, इट अलाउज अस टू वॉक ऑन द अर्थ सर्फेस। बिल्कुल सही, मैं तो कह रहा हूं इट अलाउज अस टू स्टैंड ऑन अर्थ सर्फेस। ठीक है, तो पहला, इट अलाउज अस टू वॉक ऑन द अर्थ सर्फेस। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम पैर रखेंगे, पैर ऊपर सर नीचे। तो पहला तो ये हमको अलाउ करता है कि हम लोग क्या करें, सरफेस ऑफ अर्थ पे वॉक कर सके, फ्रिक्शन। दूसरा, राइट विद अ पेन ऑन द सरफेस ऑफ पेपर। बिल्कुल सही। कभी देखा होगा, मैंने इसका एग्जाम्पल आप लोग को दिया था। कभी ऑयली सरफेस पे लिखने की कोशिश करना, कभी ऑयली सरफेस पे कुछ लिखने की कोशिश करना, आप नहीं लिख पाओगे। कारण क्या होता है? क्योंकि ऑयली सरफेस पे आपका पेन जो होता है उसका टिप स्लिप करता है और आप वहां पे लिख नहीं पाते हैं। क्लियर है? तो दूसरा हमारा क्या है, राइट विद द पेन ऑन द सरफेस ऑफ पेपर। तीसरा एडवांटेज, एकदम क्लियर कट क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तीसरा, इट अलाउज अस टू फिक्स अ नेल इन द वॉल। बोलिए, इट अलाउज अस टू फिक्स अ नेल इन द वॉल। बोलिए, समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, एक काटी लगाते हो आप सरफेस में, काटी लगाते हो, काटी फिक्स हो गया। पर अगर इसके सरफेसेस के साथ अगर फ्रिक्शन की वजह से ग्रिप नहीं बनेगा तो हम खींचेंगे तो निकल जाएगा वो नेल्स। नेल्स को हम क्या करेंगे, बाहर आराम से निकाल सकते हैं। बोलिए, क्लियर है क्या? तो वो जो ग्रिप होता है फ्रिक्शन का, वो सीमेंट का जो ग्रिप होता है इस पे, वो क्या हेल्प करता है, वो इसको होल्ड करता है। चौथा, मूविंग ऑब्जेक्ट, अगला फोर्थ, moving object would never be able to come to state of rest without frictional force। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो कोई मूविंग बॉडी कभी रुक ही नहीं पाएगी। वो जिस स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड से चलता रहेगा। मैं अमृत आ रहा हूं लास्ट में। और पांचवा पॉइंट है, it would not be possible to drive any automobiles on the road without frictional force। ये तो बड़ा सिंपल सा बात है कि अगर रोड में फ्रिक्शन नहीं होगा तो गाड़ियां क्या होंगी,
गाड़ियां भी स्लिप करने लगेंगी। जो व्हील होगा वो ग्रिप नहीं बना पाएगा सरफेस पे। वो जो ग्रूव्स, हम व्हील में जो ग्रूव्स बनाते हैं, व्हील में जो हम ग्रूव्स बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं, ट्रेडिंग क्यों करते हैं, ताकि वो सरफेस को होल्ड कर सके। तो होल्ड कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो ये बेसिकली एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन है जिसका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। देरिक ने थर्ड पॉइंट पूछा था, हाउ टू फिक्स अ नेल। मैं बोल रहा हूं अमृत की, मान लीजिए काठी को हमने क्या कर दिया, लगा दिया एक एक सीमेंटेड पोर्शन, सीमेंटेड पोर्शन में लग गया, ये मेरा चारों तरफ सीमेंट है, क्लियर है। तो सीमेंट और इस नेल के बीच में अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो जैसे ही खींचेंगे बाहर आ जाएगा, क्लियर है क्या। और जैसे खींचेंगे बाहर आ जाएगा, तब तो वो होल्ड हुआ नहीं। तो उसको होल्ड करने के लिए दोनों के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो उसको बाहर आने नहीं देता है। इज इट क्लियर क्या। अपर में बिल्कुल ये बात कह सकते हैं, अपर में ये बिल्कुल बात कह सकते हैं, लेकिन लिखना पड़ेगा ऑन द सरफेस। इज इट क्लियर। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या ये पॉइंट, पांचों एडवांटेजेस आपको क्लियर है कि इसमें कहीं भी कोई डाउट है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ सकता है, नेसेसरी है एविल है वो एक अलग सवाल है, ठीक है। बट एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, सीधा सवाल, सीधा सवाल सीधा जवाब, कि भाई मेरे को लिखने देता है, मेरे को चलने में मदद करता है, मेरे को नेल फिक्स करने में मदद करता है, ठीक है। तो मूविंग ऑब्जेक्ट इसके वजह से रेस्ट में आ जाता है, और कोई ऑटोमोबाइल इसके वजह से हम ड्राइव कर सकते हैं। और भी बहुत से हैं, बट इतने मैंने लिखे बताए आपको। इतना एग्जाम में लिख दोगे नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा आपको। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है तो लिख लीजिए सब जल्दी से। मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन लिखवा रहा हूं ये आपको जो आ सकता है। पूर्णिमा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, मैं चाहता हूं ये भी लिखें आप लोग। फ्रिक्शन के वजह से ही हम मैच स्टिक को लाइटन कर पाते हैं, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ ये चीज, ठीक है। तो आप लोग एक और एडवांटेज में लिख सकते हैं, फ्रिक्शन हेल्प्स, फ्रिक्शन हेल्प्स in lightening matchstick in lightening matchstick। क्लियर है। एक श्रेया ने पूछा सर फिफ्थ पॉइंट रिपीट कर दीजिए, मैं समझा देता हूँ। याद रखिए, कोई गाड़ी अगर चल रही है रोड पे, श्रेया, तो कोई गाड़ी अगर रोड पे चल रहा है तो गाड़ी का जो व्हील्स होता है वो अगर ग्रिप नहीं करेगा, अगर ग्रिप नहीं करेगा हमारे सरफेस पे, तो वो क्या करेगा, वो स्लिप कर जाएगा। वो क्या करेगा, स्लिप कर जाएगा। तो गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं क्या, बोलिए, क्या हम गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, नहीं। गाड़ियां क्या होंगी, गाड़ी कभी गाड़ी देखा है मिट्टी में, गाड़ी क्या हो जाती है, चक्के उसके क्या करते हैं, रोल कर जाते हैं, वो आगे की तरफ मूव नहीं कर पाते। याद रखिएगा, कोई व्हील जो मूव करता हो, करते हुए आप देखते हो, व्हील जो मूव करता है उस व्हील को मूव कराता है फ्रिक्शनल फोर्स। यही फ्रिक्शनल फोर्स इस व्हील को रोटेट कराता है। तो बिना फ्रिक्शनल फोर्स का व्हील तो मूव कर ही नहीं पाएगा। बोलिए, क्लियर है श्रेया। चलिए जल्दी से नोट कर लें, फिर हम डिसएडवांटेजेस पे आएंगे। अगर लिख लो तो एटलीस्ट जस्ट से यस, मैं समझ जाऊंगा। डन, वेरी गुड इरम।
वेरी गुड, मोस्ट ऑफ स्टिल गिविंग यू 1 मिनट टाइम, लिख लीजिए जल्दी से। अब अनय ने एक सवाल पूछा है कि सर इज होल्डिंग एन एडवांटेजेस और एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, यू कैन से दैट अनय, यू कैन से। अनय ने कहा कि मान लीजिए सर मैं इस रिमोट को होल्ड करना चाहता हूँ, मैं इस रिमोट को होल्ड करना चाहता हूँ, तो बिल्कुल हमारे इस सरफेस में कभी इसका ऑपोजिट सोचो, कभी भी एग्जांपल्स होते हैं, इसका ऑपोजिट सोचो कि कभी कोई सरफेस बिल्कुल ऑयली सरफेस हो, उसको उठा पाना आसान होता है क्या? क्योंकि हाथ से वो स्लिप नहीं कर जाता है क्या? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन नहीं होता है, इसमें फ्रिक्शन होता है, हम इसलिए इसको होल्ड कर पाते हैं। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिसएडवांटेजेस पे बात करते हैं, डिसएडवांटेजेस पे बात करते हैं कि डिसएडवांटेजेस फ्रिक्शन फोर्स के क्या क्या है। अगर फ्रिक्शन फोर्स के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है जो हमें हेल्प नहीं करते, बल्कि हमारे लिए एक एडवर्स सिचुएशन क्रिएट करते हैं, हमको नहीं चाहिए होता है फ्रिक्शन। सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, फ्रिक्शन फोर्स रिजल्ट्स इन वियर एंड टियर of objects such as moving parts of machine। मशीन के जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं, उनको क्या कर देता है ये? उनको ये वियर एंड टियर यानी उनके पार्ट को खराब कर देता है, उनके पार्ट को कंटिन्यूअस फ्रिक्शन की वजह से सरफेस को वो बिल्कुल खराब कर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर देखें, एग्जाम्पल देखें, मशीन के बाद ईजी लिखा हूं एग्जाम्पल, द टायर्स ऑफ व्हीकल, जो गाड़ी के जो चक्के होते हैं, उत्कर्ष अब लिख लो, उत्कर्ष मैं टाइम दूंगा, उत्कर्ष में टाइम दूंगा आपको बाद में, अभी अब आगे बढ़ चुके हैं, पढ़ाने लगे हैं आप। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि व्हीकल के टायर्स, ठीक है, गाड़ियों के जो टायर्स होते हैं, क्लियर है? गाड़ियों के टायर्स में क्या हो जाता है, टायर्स गौर से देखे होंगे, यूज होते होते क्या हो जाता है, टायर्स बिल्कुल चिकना हो जाता है, उसके ग्रूव्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। क्यों खत्म हो जाते हैं? उनके ग्रूव्स खत्म हो जाते हैं ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस फ्रिक्शन। ठीक, अनय बोलिए, अनय अनम्यूट कर रहा हूं, बोलिए अनय। अनय हैंड रेस किया था क्या? नहीं, ठीक है, चलो। एग्जाम्पल, शू के सोल, ऐसे मशीन में लिखना नहीं चाहिए था, बट हाँ, जो हमारे शू के जो सोल्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। आर्यन हैंड रेस किया, आर्यन गो अहेड। आर्यन अनम्यूट कर रहा हूं, बोलिए। आर्यन आपने हैंड रेस किया है, डू वांट टू आस्क एनीथिंग? आपकी आवाज नहीं आ रही आर्यन, आई थिंक गलती से हो गया फिर। तो पहला चीज जो मैंने डिसएडवांटेज बोला कि मूविंग पार्ट्स में वियर एंड टियर हो जाता है, जिसके वजह से मूविंग पार्ट्स मेरे खराब हो जाते हैं। हमें टायर क्यों रिप्लेस करना पड़ता है? हमें टायर क्यों? क्योंकि वो घिस जाता है टायर। क्यों घिसता है? ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस फ्रिक्शन। कभी कभी गाड़ी चलाते वक्त, कभी गाड़ी चलाने वाले को कहा जाता है कि बार बार ब्रेक मत मारो, बार बार ब्रेक मारने की वजह से जो चक्के हो जाते हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं। समझ में आया क्यों? बार बार ब्रेक मारेंगे तो और ज्यादा वो क्या होगा, स्किड करेगा सरफेस पे, और सरफेस पे जितना स्किड करेगा उतना ही ज्यादा वियर एंड टियर होगा। क्लियर है? पहला पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट। कौशिक ने हैंड रेस किया है, कौशिक बोलिए। तो सर ये केवल कार में थोड़ी नहीं होगा सर, साइकिल और बाइक दोनों में होगा। हाँ यार, तो साइकिल बाइक सब लिखोगे एग्जाम्पल में तो टीचर नंबर नहीं काट लेगा, बोलेगा एक एग्जाम्पल लिखोगे साइकिल, दूसरा बाइक, तीसरा मोटरसाइकिल, बोलोगे फिर यामाहा, फिर मारुति, फिर, है ना कौशिक? अब तुम लोग तो फिर सारे ब्रांड लिखने लगोगे, सर एफजेड, सर हीरो होंडा, नहीं ना, सब नहीं लिखेंगे, लिख दिया गाड़ी, व्हीकल लिख दो। आर्यन डिसएडवांटेजेस को रिपीट करो आर्यन, अरे कुछ बताया ही नहीं, रिपीट क्या करो? आर्यन मैं पहला बता रहा हूँ आपको, ठीक है? पहला क्या है? पहला है कि जो मशीन्स होती हैं उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम फ्रिक्शन की वजह से, खासकर मशीन के वो पार्ट्स जो कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, बड़े इंडस्ट्रीज में जो गियर्स लगे होते हैं, जो एक दूसरे पे मूव करते हैं, ठीक है, रोलर्स लगे होते हैं, मैकेनिक रोलर्स लगे होते हैं वो, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस रहता है जो,
ये सब ज्यादा यूज के वजह से धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। मशीन में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम ही आ सकता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैकेनिकल प्रॉब्लम जो होता है, जो फ्रिक्शन की वजह से होता है, ये सीधे रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है, वॉच में फ्रिक्शन की वजह से कुछ नहीं होता। हाँ, वॉच में अगर कोई खराबी हो जाए और वॉच के जो हमारी जो सुइयां के जो स्लॉट्स बने हुए वो एक दूसरे फ्रिक्शन करने को अलग बात है, पर वॉच इज नॉट द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन की वजह से रिजल्ट क्या करता है, हीट भी प्रोड्यूस हो सकता है। इन केस ऑफ मशीन्स, प्रोडक्शन ऑफ हीट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ एनर्जी। जितने भी इंडस्ट्रीज जाओगे, हर इंडस्ट्रीज में जहां भी कोई मेटल्स को काटा जा रहा होता है, वहां पे आप देखोगे एक फ्लूइड बह रहा होता है, कंटिन्यूअस फ्लूइड बह रहा होता है। ये फ्लूइड क्यों होता है? ये फ्लूइड का काम होता है, जो एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, जो एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, वो उस एक्स्ट्रा हीट को क्या करता है, एक्स्ट्रा हीट को रिमूव करता है। क्लियर है क्या? ये सिंपल बेस हीट जो होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, तो हीट प्रोड्यूस होने के बाद हमको वो हीट को रिमूव करना भी बहुत जरूरी होता है। तो हीट को रिमूव करने के लिए हम लोग कूलेंट यूज करते हैं। जनरली लोग पानी यूज करते हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज में कूलेंट एक अलग लिक्विड होता है, इसको यूज करते हैं हम लोग। अनय बोलिए, अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलिए। सर, तो ये जो आपने फर्स्ट एग्जांपल दिया है, इसके लिए जो रेसिंग कार्स होती हैं या जो साइक्लिस्ट होते हैं, उनके लिए कोई स्पेशल टाइप्स के टायर्स बनते हैं? उनके लिए अलग टायर्स बनते हैं। देखो, या आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि जो रेसर्स होते हैं, वो वगैरह लोग होते हैं, उनके पास टायर स्पेशल टाइप के होते हैं। उनके पास वो टायर नहीं होते हैं जो एक्चुअली हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, वो सिंगल यूज टायर्स होते हैं। उनके टायर में प्रॉब्लम होता है तो टायर दोबारा यूज में तो खराब होता है, तो उनके फ्रिक्शन के ग्रुप्स उनके बहुत ज्यादा होते हैं। गौर से देखिएगा, उनके फ्रिक्शन के ग्रुप्स बहुत ज्यादा होते हैं और चक्के छोटे होते हैं। क्लियर है? ताकि वो हमारे सरफेस पे को और कम फ्रिक्शन प्रोवाइड करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग दूसरा पॉइंट समझ चुके हैं, लेट्स मूव टू आवर थर्ड पॉइंट। ठीक है, friction force also leads to decrease in speed of a moving object and sometimes ये तो है ही अपना, ये तो एडवांटेजेस में भी लिखा है और डिसएडवांटेज में भी लिखा है। क्या अगर गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए तो गाड़ी चला सकते हो क्या? बोलो, अगर गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए तो कैन यू मूव द व्हीकल? ऐसा तो कर सकते हैं क्या? गाड़ी को यहाँ पे स्टार्ट कर दिया और पटना तक गाड़ी को लेके चलते रहे, फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो कर सकते थे, लेकिन फ्रिक्शन क्या करेगा, आपकी गाड़ी को रोक देगा। ठीक है, तो चलिए, किसी के लिए एडवांटेज है, किसी के लिए डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब जिसको मिठाई अच्छी लगती है उसके लिए एडवांटेज है, पर जिसको डायबिटीज है उसके लिए डिसएडवांटेज है। क्लियर? लेट्स गो एट टू आवर फोर्थ पॉइंट। हाँ अमृत, मैं देख रहा हूं बार बार लीव हो रहा है। लेट्स गेट टू लास्ट पॉइंट। फ्रिक्शन की वजह से नॉइज पॉल्यूशन भी हो सकता है इन सर्टेन केस। एग्जांपल, एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो बहुत सारा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, प्लेन्स। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर क्या? तो जो हमारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो देखते हो कितना आवाज करते हैं। मेरा घर पटना में एयरपोर्ट के पास है, तो हम लोग हर आधे घंटे के बाद एक तगड़ा वाला आवाज सुनते हैं, बिकॉज एयरपोर्ट के पास वो आवाज क्या होती है, जब प्लेन नीचे आता है तो उसका आवाज बहुत खतरनाक और बहुत ज्यादा होता है आवाज। क्लियर है? ट्रेन से कई गुना ज्यादा होता है आवाज एरोप्लेन का। क्लियर है? तो एरोप्लेन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस करते हैं। वो छोड़ो ना, साइकिल चलाते हो, साइकिल आवाज नहीं करता है क्या? क्या साइकिल आवाज नहीं करता है? साइकिल अगर साइकिल में अगर तेल नहीं डालते तो क्या साइकिल आवाज करने नहीं लगता है? कितने लोग साइकिल में ये ऑब्जर्व किए हो, साइकिल में अगर हम लोग ऑयल नहीं डालते हैं तो साइकिल आवाज नहीं करता है। चलिए बढ़िया, ये बेसिक हमारे नॉइज पॉल्यूशन, हीट, मशीन का वियर एंड टियर 3, और चौथा स्पीड का डिक्रीज। ये 4 बड़े डिसएडवांटेजेस हैं। अपर में एयर फ्रिक्शन कैसे होता है? एयर देखो क्या होता है कि एयर एटमॉस्फेयर में चल रहा है, वो बॉडी प्लेन जो है वो एटमॉस्फेयर में चल रहा है, तो जब एटमॉस्फेयर को क्रॉस करता है तो उस पर एक एयर ड्रैग लगता है। क्लियर है? एयर में जो लगने वाले फ्रिक्शन है इसको ड्रैग भी कहते हैं हम लोग। क्लियर है? वो फ्रिक्शन जो लगता है वो बहुत हाई होता है। वो एक एग्जांपल दिया,
ठीक है, एक एग्जांपल नॉइज पॉल्यूशन का। नॉइज पॉल्यूशन आपके साइकिल में भी होता है, नॉइज पॉल्यूशन आपके दरवाजे में भी होता है। अब दरवाजा को खोलते और बंद करते हो तो वहां भी आप नॉइज पॉल्यूशन फील करते हो, तो वो भी आवाज करता है, वो भी नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करता है। इज इट क्लियर? क्या 4 डिसएडवांटेजेस हमने आपको बताए हैं, आप जल्दी से इसको लिख लें, फिर हम लोग ल्यूब्रिकेशन और रिड्यूसिंग फ्रिक्शन पे बात कर लेंगे। उसके बाद सिर्फ एक टॉपिक अपना बचेगा हमारा, वो है रोलिंग फ्रिक्शन और लिक्विड और फ्लूइड्स में फ्रिक्शन। 2 टॉपिक बचेंगे जो हम अगले दिन कवर कर सकते हैं। जल्दी से इसको लिख लें। एवरीवन नोट दिस डाउन। सब लोग रेज्ड हैंड हटा लेना अगर डाउट नहीं है तो। नहीं डाउट नहीं है तो, डाउट है तो मैं पूछ लेता हूँ, अनम्यूट कर देता हूँ। ताले भी नॉइज पॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है क्या? ताले मतलब नहीं समझा अमृत? ताले नहीं समझा? लॉक्स, ताले का समझा नहीं किस सेंस में पूछ रहा है। ताला नॉइज पॉल्यूशन कहाँ करता है? किसका ताला आवाज से रोज रात में चिल्लाता है? थोड़ा आवाज करता होगा, पर इतना नॉइज पॉल्यूशन तो नहीं है। इसको डिसएडवांटेज में लिखोगे तो टीचर अपने मन की भावनाओं से लिखोगे तो टीचर मन की भावनाओं से नंबर देंगे, फिर दोनों की भावनाएं मैच नहीं करेंगे, नंबर कम आ जाएगा। उज्ज्वल सेड क्लैपिंग, क्लैपिंग इज वन ऑफ द एग्जांपल, बट डिसएडवांटेज कहाँ है? क्लैपिंग, क्लैपिंग शौक से कर रहे हो, कोई पकड़े क्लैप थोड़े करवा रहा है। अब फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज जानना चाहते हो तो घर पे जब थप्पड़ पड़ते हैं तो देखते हो कि गाल लाल हो जाता है, हीट प्रोड्यूस हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से। अपर में अगर डोर बहुत देर तक नहीं खुलता है तो फिर क्या उसमें बिल्कुल फ्रिक्शन ज्यादा है उसमें। अपर में फ्रिक्शन इतना ज्यादा है कि वो डोर नहीं खुल रहा है। अनय ने पूछा इज देयर मच लेफ्ट? अनय मैं समझा नहीं, अनय आप क्या बोल रहे हो? अनय इज देयर मच लेफ्ट का मतलब मैंने स्टेटमेंट लिखा है ऐसा? थोड़ा और एक्सप्लेन करिए। मैं सब लोग जल्दी से लिखें, अभी तक 5-6 लोगों ने सिर्फ डन बोला है। एक्सपेक्टिंग मोर। उत्कर्ष ने लिख लिया है। नहीं नहीं, नहीं ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, टेंशन नहीं है। ज्यादा मैं तो पढ़ाता ही नहीं, एक्स्ट्रा खींचता ही नहीं टॉपिक। अपन क्यों इतना दिमाग लगाए, हर चीज को अच्छे से समझते चलो, नोट्स बनाते चलो, क्या जल्दी है? शशांक ने कहा व्हीकल्स आल्सो प्रोड्यूस साउंड, एग्जांपल ले सकते हैं उसको भी, साउंड प्रोड्यूस बाय व्हीकल। पर शशांक एक एग्जांपल काफी है नॉइज पोल्यूशन का। फ्रिक्शन की वजह से सारा नॉइजी पोल्यूशन पे थोड़े लिख देंगे, एक हीट का लिख दो, एक वियर एंड टियर का लिख दो, एक स्पीड के डिक्रीज का लिख दो। 4 तरह के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मैंने बता लिखवाया, इसका एक दूसरे से लेना देना नहीं है। आई होप सबने लिख लिया होगा। लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। अब भाई फ्रिक्शन अपने लिए जरूरी नहीं है तो फ्रिक्शन रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस कैसे होगा? लिख सकते शशांक, यू कैन राइट, ठीक है, बट आप लिख सकते हो ओल्ड व्हीकल्स। ओल्ड व्हीकल्स आवाज करते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि मूविंग पार्ट्स क्या होते हैं? फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं। चलिए हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में खूब आता है, ठीक है। अब फ्रिक्शन हमारे लिए डिसएडवांटेज है। गाड़ी आवाज नहीं करना चाहिए, दरवाजा हमारा एरोप्लेन कम आवाज करे, ठीक है, हमारा इवन हमारा स्पीड कम डिक्रीज हो, तो इन सब चीजों के लिए हमें फ्रिक्शन रिड्यूस करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है हाउ वी विल एबल टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो समटाइम्स इन ऑर्डर टू हैव अ स्मूथ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। कभी कभी हमें स्मूथ के रास्ते के लिए हमें फ्रिक्शन की जरूरत होती है। क्लियर है? देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लेता हूं। एक तो पाउडर इज स्प्रिंकल्ड ओवर द कैरम बोर्ड,
to decrease the friction between board's surface and the striker. Clear है? In this way, surface of carom board becomes smooth. Clear है? ये किसी ने मेरे से सवाल पूछा था, ये कैरम वाला कॉन्सेप्ट कैसे होता है? कैरम में पाउडर डालते हैं तो वो और रफ कर देना चाहिए, लेकिन यहीं पे आपकी गलती हो जाती है। पाउडर क्या सारे तरह के पाउडर कैरम यूज कर सकते हो क्या? बताओ, मुझे बताओ, कैरम पाउडर किसी ने देखा है? अच्छा, कितने लोग कैरम खेलते हैं मन से? हैंड रेज करो, एक एक करके आते हैं। कितने लोग कैरम खेलते हैं? गुड, वी हैव गॉट सम, मोस्ट ऑफ द पीपल प्लेइंग कैरम। सब कैरम खेलते हो। कैरम में पाउडर यूज होता है, तो क्या पाउडर जो यूज होता है वो नॉर्मल वाला यूज करते हो? घर में जो पॉन्ड्स लगाते हो वही डाल देते हो क्या? मना नहीं किया जाता है कि वो पॉन्ड्स वाला नहीं डालना है, वो खराब कर देगा। क्या कैरम का एक छोटा सा पाउडर आता है क्या? पाउडर का डब्बा आता है क्या? बोलिए। कैरम पाउडर आता है ना? अब कंपनी भी बता रहा है कोई, ऋषभ, आता है। उस पाउडर के पार्टिकल्स की खासियत देखना क्या होता है। उस पार्टिकल की खासियत, दो तरह की पाउडर होते हैं। एक जो होता है उसके पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा होता है नॉर्मल पाउडर से, ठीक है? टैल्कम पाउडर नहीं होता है। और वो कभी कभी आप देखोगे तो हल्का सा आपको रफ भी लगेगा। देखा है क्या कभी कभी? वो पाउडर जो होता है वो टच करने पे हल्का रफ लगता है क्या? लेकिन वो करता क्या है मेरा? वो करता क्या है? वो मेरे कैरम के रफ सरफेस को फिल कर देता है। रफ सरफेस को फिल कर देता है, और रफ सरफेस को फिल कर देगा तो मेरे स्ट्राइकर का इंटरलॉकिंग खत्म नहीं हो जाएगा क्या? मेरा स्ट्राइकर स्मूथ होता है। दिक्कत मेरे कैरम बोर्ड में होता है, ठीक है? दिक्कत मेरे कैरम बोर्ड, तो वो करता क्या है कि वो इस होल्स को फिल कर देता है। अब इस होल्स को फिल कर देगा तो क्या फ्रिक्शन कम नहीं हो जाएगा क्या? बोलिए, इंटरलॉकिंग कम नहीं हो जाएगा क्या? बोलिए। अगर मैं कैरम बोर्ड के रफ सरफेस को डाल दो, कभी देखा ज्यादा रफ सरफेस होता है तो ज्यादा डालना पड़ता है पाउडर, क्यों? क्योंकि ज्यादा वो फिल करता है। कभी देखा होगा आपने कि जैसे ही वो फिल करते हैं अपना स्ट्राइकर बहुत तेज मूव करने लगता है। इवन 8-10 राउंड मार सकता है एक बार जोर से मार दिया तो, क्योंकि हमारा फ्रिक्शन को बिल्कुल क्या कर दिया, कम हो जाता है। अब पीयूष ने कहा प्योर स्मूथ हो जाता है, बहुत स्मूथ हो जाता है पीयूष। कैरम पाउडर जो होता है वो कैरम को बहुत स्मूथ बना देता है, इतना कि हम लोग रिवर्स स्ट्राइक डबल लेके खेल सकते हैं, मतलब डबल रिवर्स स्ट्राइक भी खेल सकते हैं, इतना स्मूथ होता है। एक बार हिट किया सामने से आएगा, फिर रिटर्न जाएगा और फिर सामने से आ सकता है, इतना स्मूथ हो जाता है। अच्छा, अब तुम लोग उस लेवल पे पहुंच गए। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा तो सर तो चलता ही रहेगा वो स्ट्राइकर। नहीं भाई, इतना भी कम नहीं हो जाता है, इतना भी कम नहीं हो जाता है। अच्छा, अपर में ने एक लाइन लिखा, अपर में हिंदी का प्रयोग जो है ना वो इंग्लिश में करने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ठीक है? अब अपर में ने लिखा है कि सर मतलब पाउडर कैरम बोर्ड के सरफेस पे गड्ढों को फिल कर देता है। आई एक्सपेक्ट, मुझे गधों लग रहा है वो। तुम लोग हिंदी में जब इंग्लिश मिक्स करोगे ना तो इसी तरह का चीज होगा, गधों को फिल कर देता है, गड्ढों को फिल कर। तुम लिखो कि वो जस्ट, अब सरफेस जो है रफनेस ऑफ द सरफेस को फिल कर देता है। ये एग्जाम में जाकर के तुम लोग अलग से कहानी बना देते हो, जाके एंड में कहानी टीचर को समझ में नहीं आती है, नंबर कम देते हैं, फिर बोलते हो सर ने नंबर नहीं दिया। बच्चों समझ में आया पहला पॉइंट? अगला देखो, grease is used in bicycles and other motors or different parts of machine to reduce friction and increase their efficiency. याद रखिएगा, गाड़ी में जो मोबिल डालते हो वो मोबिल का एक अलग नेटवर्क होता है गाड़ी में। जो मोबिल को डालते हो तो वो क्या करता है, वो गाड़ी के डिफरेंट पार्ट्स तक फैला होता है, डिफरेंट पार्ट्स तक मशीन के फैला होता है, मूविंग पार्ट्स तक।
ठीक है, जैसे ही गाड़ी में आप डालते हो वो क्या करता है, वो हर पार्ट तक आपको पहुंचा देता है। और गाड़ी की जो मशीन होती है उस मशीन में वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ऑयल के थ्रू। तो जो गाड़ी का जो मोबिल होता है, इवन साइकिल को देखो, साइकिल में आप चेन पे जो डालते हो वो क्या करता है, चेन के मूवमेंट को उस व्हील पे क्या कर देता है, स्मूथ कर देता है। तो ये ग्रीस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी तरीके से मोबिल भी, ल्यूब्रिकेंट्स, आप जनरली उसको कहते हो ना, ल्यूब्रिकेंट यूज करते हैं, एक्टिवा, याद करो गाड़ियों में लोग मोबिल डालते हैं, वो इसीलिए डालते हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट, ऑयल इज अप्लाइड ऑन द हिंजेस ऑफ डोर सो दैट दे कैन मूव इजीली और नॉइज पॉल्यूशन आपका कम हो जाए। तो ये बेसिकली कुछ तरीके हैं फ्रिक्शन को कम करने का। में सबसे बड़ा तरीका आप लोग देख रहे हो ग्रीस और ऑयल डालने का, जिसको ल्यूब्रिकेशन कहते हैं। ल्यूब्रिकेशन का मतलब होता है एक लिक्विड को डाल के फ्रिक्शन को कम करना, दैट इज कॉल्ड ल्यूब्रिकेशन, जिसको हम अगले स्लाइड में बात करेंगे। तो हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन के 3 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, जल्दी से इसको लिख लीजिए। कोई डाउट है आप हैंड रेज कर सकते हैं। उत्कर्ष अनम्यूट कर रहा हूं, बोलिए उत्कर्ष। सर आपने लुब्रिकेशन में कहा किसी भी फ्लूइड लिक्विड को डाल के फ्रिक्शन कम करना। सर जो लुब्रिकेशन होता है वो सिर्फ ऑयल या ग्रीस से क्यों किया जाता है, वाटर से क्यों नहीं किया जाता है? ल्यूब्रिकेशन का भी ऑयल से, वो वाटर से नहीं किया जाता, ऑयल होता है उसके लिए। Yes, उसके लिए ल्यूब्रिकेशन क्या होता है, why? ठीक है। अमृत मैं जल्दी से बता देता हूँ, 3 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। एक आपको दिया, अच्छा एक सेकंड पहले कौशिक और पायल का जवाब ले लेते हैं, उसके बाद कौशिक हैंड रेज किया, कौशिक बोलिए। सर वो पहले ही से था। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से तीनों रिपीट कर देता हूँ। पहला मैंने बोला कैरम बोर्ड पे पाउडर डालते हैं ताकि पाउडर जो होता है वो कैरम बोर्ड के सरफेस को स्मूथ कर देता है, फ्रिक्शन कम हो गया। दूसरा मैंने बोला बाइसिकल्स में, गाड़ियों में ग्रीसिंग करते हैं, हर एक पार्ट्स में ग्रीसिंग करते हैं, इवन बाइक्स में भी चेन होता है उसमें भी ग्रीसिंग करते हैं ताकि वो उसकी फ्रिक्शन कम हो जाए, गाड़ी में नॉइज पॉल्यूशन कम हो जाए और ज्यादा एफिशिएंसी से वर्क करे, गाड़ी का माइलेज भी बढ़ जाता है इससे। ठीक है, क्योंकि गाड़ी को मूव करने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑयल को हम लोग डोर के हिंजेस पे अप्लाई करते हैं सो दैट दे कैन मूव इजीली। ठीक है, दरवाजे जो बंद होते हैं खुलते हैं वहां पे ऑयल डाल देने से क्या होता है कि ऑयल क्या होता है, उस मूवमेंट को स्मूथ कर देता है। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? ये 3 एग्जांपल दिए हैं, जल्दी से लिख लीजिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, देन वी कैन मूव टू ल्यूब्रिकेशन, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। पर मैं आपने बोला कि दरवाजे का जो हिंज होता है वो क्या डोर के बीच में कॉर्नर पे लाई करता है? नहीं नहीं, दरवाजा नहीं देखा कभी क्या? दरवाजा देखा है? दरवाजा का हिंज मतलब क्या, वो दोनों दीवार से और एक दरवाजे में एक इस तरह का फ्लैट सरफेस लगा होता है कैसे, दैट इज कॉल्ड हिंज। क्लियर है? वही दरवाजे को खोलने और बंद करने में हेल्प करता है। क्लियर है? हिंज उसको कहते हैं, हिंज कहते हैं जिसका अबाउट दरवाजा रोटेट कर रहा है। क्लियर दिस पॉइंट? इज इट क्लियर? आई जस्ट होप सबने लिख लिया होगा। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, ल्यूब्रिकेशन। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन का ही एक पार्ट है ये भी। ठीक है, ल्यूब्रिकेशन। मैं आपको दिखा रहा हूं 2 केसेस, 2 फिगर्स आपको बने हुए दिख रहे होंगे। ठीक है, पहला फिगर, मैं मान लेता हूं कि मेरा एक बॉडी है 1 और दूसरा बॉडी है 2। क्लियर है? तो मैं केस ए ले रहा हूं, केस ए, बॉडी 1 या बॉडी 2 स्लाइडिंग ओवर बॉडी 1। ठीक है उत्कर्ष, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है हमारा।
उत्कर्ष, उत्कर्ष पहले ये स्लाइड समझ लेते हैं, लिखने के लिए स्लाइड 10 मिनट में अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है? समझ लेते हैं क्योंकि टाइम हमारा पास हो जाएगा, समझ नहीं पाएंगे, ज्यादा दिक्कत है। मैं उसके लिए टाइम दूंगा, अब दिया था टाइम, लिख नहीं पाया। पहला केस मैंने बोला कि सीधा सीधा बॉडी 1 पे बॉडी 2 को रख दिया है और वो स्लाइड कर रहा है। बॉडी 2 क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है। आपको भी पता है बॉडी 2 पे एक फोर्स हमने पुल कर रहे हैं, मान लीजिए पुल कर रहे हैं इसको हम लोग, मान लीजिए, तो एक फ्रिक्शन क्या लग रहा है? पीछे की तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन, मान लेते हैं फ्रिक्शन A1, ठीक है? मान लीजिए फ्रिक्शन क्या लग रहा है? ये फ्रिक्शन 1 लग रहा है, ठीक है? फ्रिक्शन 1 लग रहा है। अब देखते हैं दूसरे केस में। दूसरे केस में क्या कर दिया हमने? दूसरे केस में क्या कर दिया कि हमने उन दोनों बॉडी के बीच ऑयल डाल दिया या ल्यूब्रिकेंट डाल दिया। जो लिक्विड को हम लोग फ्रिक्शन को कम करने के लिए डालते हैं उसको हम लोग ल्यूब्रिकेंट कहते हैं। ल्यूब्रिकेंट वो स्पेशल टाइप का लिक्विड होता है जो हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है? एक एग्जांपल में उसका ऑयल हो सकता है, ठीक है, जो ल्यूब्रिकेंट की तरह काम कर सकता है। क्लियर है? तो हमने क्या किया कि दोनों के बीच ल्यूब्रिकेंट फिल कर दिया। अब ये ल्यूब्रिकेंट क्या करता है इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। ल्यूब्रिकेंट क्या करता है? ल्यूब्रिकेंट क्या करता है कि दोनों बॉडी के बीच जो रफ सरफेस था, दोनों बॉडी के बीच, अगर मैं थोड़ा बड़े लेवल पे अगर दिखाऊं, बड़े लेवल पे दिखाऊं अगर थोड़ा सा, तो दोनों बॉडी के बीच जो रफ सरफेस था, रफ सरफेस था जो इंटरलॉक हो जाता था, उस रफ सरफेस को कंप्लीटली फिल कर दिया, कंप्लीटली फिल कर दिया है थ्रू ऑयल्स। कंप्लीटली फिल कर देने की वजह से क्या अब दोनों में इंटरलॉकिंग होगी? क्या बोलिए? विल द टू सरफेसेस ऑफ द बॉडी इंटरलॉक विद ईच अदर? बोलिए, विल द टू बॉडीज विल इंटरलॉक विद? नो, यही इंटरलॉकिंग को ये खत्म कर दिया। क्लियर है क्या? तो अगर मैं केस बी की बात करूं, केस बी की बात करूं तो क्या लिख सकते हैं? बॉडी 2 to sliding over body 1, body 1 with lubrication, क्लियर है? अब इस केस में अगर गौर से देखें तो इस केस में भी एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, इस बार F2 लग रहा होगा, और यहां भी हम लोग पुल कर रहे हैं। सब कुछ सेम था, फर्क दोनों केस में फ्रिक्शन लग रहा है, दोनों केस में फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो होगी, ये फ्रिक्शन 2 जो हो गया ये बहुत ही कम हो गया एज कंपेयर टू फ्रिक्शन 1। फ्रिक्शन 2 इज लेस देन फ्रिक्शन 1। मैं बहुत कम नहीं कहूंगा कि अगेन ये कंपेरेटिव हो जाएगा, मैं सिंपल इतना कहूंगा कि नाउ इन केस ऑफ 2 फ्रिक्शन एक्टिंग इन 2 इज लेस देन फ्रिक्शन 1, इसीलिए मेरा फ्रिक्शन क्या हो गया? कम हो गया। क्या बोलिए, क्लियर है क्या सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या हुआ, समझ में आया क्या? इट ब्लॉक द इरेगुलरिटीज ऑफ अ सरफेस। सिंपल इतना ही लाइन है इसके लिए, इसके लिए इतना ही पॉइंट है कि इरेगुलरिटीज को ब्लॉक कर देता है। मैं फिर से समझाता हूं जिनको भी बेसिक समझ में नहीं आया। हुआ क्या कि पहले भी पुल कर रहा था, फ्रिक्शन लग रहा था, बाद में भी पुल कर रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, दोनों केस में फ्रिक्शन लग रहा है। लेकिन जब ल्यूब्रिकेंट डाला है तो क्या नया हुआ है? तो दोनों सरफेस ऐसे रफ है, दोनों सरफेस क्या है? रफ है। मैं दोनों सरफेस को बोल रहा हूं क्या रफ है। एक दूसरे पे रखेंगे तो ये क्या करेगा? इंटरलॉक करेगा, और इसके वजह से फ्रिक्शन लगता है, सीधा हिसाब पड़ चुका है। लेकिन ये ल्यूब्रिकेंट क्या करता है कि इन दोनों के बीच में ना, इन दोनों के बीच में क्या कर देता है? इनके सारे गड्ढे फिल कर देगा, सारे जो इनके जो रफ सरफेसेस हैं उनको क्या कर देगा? फिल कर देगा। सारे सरफेसेस क्या है? रफ सरफेस को फिल कर देगा। अब अगर दोनों रफ सरफेस एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे ही नहीं तो क्या फ्रिक्शन लगेगा? क्या कम ज्यादा लगेगा क्या? अपर में ये कह सकते हैं आप, या कांटेक्ट वीक तो कर ही देता है कम से कम, ताकि
कांटेक्ट, ताकि वो बॉडी जो हो वो उसके साथ इंटरलॉक नहीं कर पाए। इज दिस क्लियर? क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? नयन, इज इट क्लियर? कौशिक, नयन श्रीवास्तव, जल्दी से इसको नोट करो। आज के लिए इतना ही, अगले दिन रोलिंग फ्रिक्शन पे बात करेंगे। अगला लास्ट क्लास होगा अगला हमारा, अगले दिन दूसरा एक्सरसाइज होमवर्क रहेगा आपका। सेकंड एक्सरसाइज विल बी और होमवर्क, पूछना मत मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप पे। नहीं उत्कर्ष, टाइम हो गया, हैव अ नाइस डे। अब कहूत नहीं, अगले दिन कहूत करेंगे। आज टॉपिक थोड़ा पढ़ाया है तो अब कहूत अगले दिन कर पाएंगे कुछ, बट अगले दिन सिलेबस जरूर खत्म करूंगा। कौशिक ने हैंड रेज किया। कौशिक, अब सर इसके बाद सर कौन सा सर चैप्टर स्टार्ट होगा? इसके बाद तीसरा चैप्टर देखते हैं, ऑर्डर में ही चलेंगे। इसके बाद तीसरा चैप्टर कौन सा है? साउंड है क्या? शायद सर, मैं भी सर। मॉड्यूल के हिसाब से चलेंगे, मॉड्यूल के हिसाब से चलेंगे। डोंट वरी। सिलेबस पीछे तो नहीं है स्कूल से? क्या स्कूल से सिलेबस बहुत पीछे तो नहीं है? लाइट है, अच्छा ठीक है। होमवर्क सेकंड एक्सरसाइज शशांक, इसके बाद वाला एक्सरसाइज, क्या हमारा सिलेबस बहुत पीछे तो नहीं है? स्कूल में क्या चल रहा है? अगला चैप्टर साउंड है। अच्छा, जो अगला चैप्टर वही पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप डोंट वरी, तुरंत आप अपना नेटवर्क ज्यादा वेस्ट मत करो। मैं आपको तुरंत अभी भेज रहा हूँ नोट्स, 2 मिनट के अंदर अपलोड हो जाएगा। यू कैन गो एंड चेक इट। वीडियो भी आपको 15 मिनट में मिल जाएगा, ठीक है। उत्कर्ष ने हैंड रेज किया। उत्कर्ष, गो अहेड। सर जो फ्रिक्शन मॉड्यूल में फ्रिक्शन का जो सेकंड एक्सरसाइज है वो मतलब पूरा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अननेसेसरी एबल, तो सर अभी तो हम लोग ये सब पढ़े ही नहीं है। मैं बता देता हूँ, रोलिंग फ्रिक्शन नहीं पढ़ा ना खाली, बाकी सब तो पढ़े हुए हैं ना। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, बताया स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब, मैंने बताया था कि मूवमेंट होता है तब काइनेटिक फ्रिक्शन को स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। यस सर। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब बताया था रेस्ट वाला फ्रिक्शन। रेस्ट वाला फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो नाम दिया है ना वो काइनेटिक फ्रिक्शन को कहते हैं, बस इतना याद रखो। तो कुछ नया नहीं होता, ठीक है। अरे हैंड रेज। रोलिंग फ्रिक्शन बस आज पढ़ाने वाला था, नहीं पढ़ा पाया। रोलिंग फ्रिक्शन के 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अनय बोलिए। मतलब सर ये नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज? हाँ, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा ना। नेक्स्ट क्लास में क्या बोला उत्कर्ष? चलिए अनय, आप बोल रहे हैं कि आज इस एक्सरसाइज को एज होमवर्क करना है कि आप नेक्स्ट क्लास में चेक करेंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में ही होमवर्क दीजिएगा? नहीं, नेक्स्ट क्लास में चेक होगा, तो उतना तो करेंगे ना, कम से कम 80% क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं आप। मैं होमवर्क आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, टेंशन मत लो। चलो, कितना देना है, क्योंकि कौन से क्वेश्चन नहीं करने वो भी बता दूंगा। यस सर। अनय बोलिए, अनय आप कुछ बोल रहे थे। सर ये लुब्रिकेंट्स तो हमेशा के लिए नहीं ना रखते हैं सर, इन्हें तो बार बार ऐड करना पड़ता है क्योंकि हीट वहाँ प्रोड्यूस हो रहा है।